सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस अमर जवान के परिवार का हाल, जिसका जिक्र हुए बिना 1857 की क्रांति का गौरव अधूरा है। क्रांतिकारी मंगल पांडे, अंग्रेजी सेना के इसी जवान ने ही विद्रोह कर क्रांति का बिगुल फूंका था, लेकिन आज उनका परिवार और गांव सरकारी उपेक्षा का शिकार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव को अपने लाल मंगल पांडे पर नाज है। तीस जनवरी 1831 को इसी गांव में मंगल पांडे का जन्म हुआ था, लेकिन आज आजादी के 66 साल बाद भी उनके परिवार की सरकार ने सुध नहीं ली है। शहीद मंगल पांडे के नाती की पत्नी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। मंगल पांडे के वंशजों को अपने पूर्वजों पर गर्व है और वो उसे शान के साथ बताते भी हैं। देश के नेताओं की जो बात है, जो शहीदों को तो लोग ऐसे भूलते जा रहे हैं। शहीदों को याद ही कौन कर रहा है? गवर्नमेंट को याद कर रही है। कोई सब अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं। शहीद आपके कारगिल में ही कितने हो रहे हैं, उनके घर क्या सुविधा मिल जाएगी? तो मान लीजिए तो बहुत पुरानी 1857 की बात है रही। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आ रही है केवल अपना वोट बैंक सही करने के लिए, आगे बाधाएं तो कर जाती है। जब उनका शहादत दिवस मनाया जाता है और उनका जयंती मनाई जाती है, लेकिन किसी अमल में नहीं लाया जाता। सुरेश पांडे भले ही मंगल पांडे के वंश से ताल्लुक रखते हों, लेकिन वो इसका व्यक्तिगत फायदा नहीं उठाना चाहते। मायूसी तो इतनी होती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्या वर्णन करें, क्या गवर्नमेंट के सामने रोया जाए? बताइए, देश के प्रथम सेनानी, प्रथम शहीद, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के सरदार भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, वही उसी समय की चिनगारी लहकी हुई थी कि 1942 में जाकर के, और उसमें तब्दील हुई स्वतंत्रता में। और उसके बावजूद भी उस सेनानी के परिवार का, उसके गांव के लिए, उसके डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई ऐसे गवर्नमेंट ने कोई आज तक ऐसी कोई सुविधा दी नहीं। हालांकि सरकार ने गांव में मंगल पांडे की शहादत के सम्मान में स्मारक का निर्माण किया है, लेकिन मौजूदा समय में वो भी सरकारी उपेक्षा की वजह से बदहाल है। जिस मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की मशाल रोशन की थी, आज उनका गांव अपनी बदहाली पर रो रहा है। इस शहीद का गांव आज भी मामूली सुख सुविधाओं से महरूम है। आजादी के इतने दिनों बाद भी मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे के गांव और जनपद को जो लाभ या सम्मान मिलना चाहिए, वो शासन की उपेक्षा के कारण नहीं मिल पाया। शहीद मंगल पांडे के गांव वालों की शिकायत लाजमी है, लिहाजा सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, कम से कम उनके गांव परिवार को ये दर्द न झेलना पड़े। 23 मार्च 1931 भारतीय इतिहास के लिए काला दिन, क्योंकि इस दिन भारत मां के वीर सपूत राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था। राजगुरु तो इस देश पर न्यौछावर हो गए, लेकिन उनका बलिदान जाया नहीं गया। उनके बलिदान ने लोगों के सीने में क्रांति की मशाल जला दी थी। लेकिन आज उनके परिवार का हाल क्या है, कहां है वो, ये हम आपको दिखाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के साथ ही लाहौर जेल में आजादी के एक और दीवाने ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। देश के नाम शहीद होने वाले ये वीर सपूत थे राजगुरु, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के खेड़ा गांव में हुआ था। उनके नाम पर इस गांव का नाम राजगुरु नगर कर दिया गया है। राजगुरु के घर को सरकार राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर चुकी है, लेकिन क्या वाकई सरकार ने शहीद के इस घर को पूरी तरह सहेज कर रखा है? ये जाना हमारे न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। शहीद राजगुरु की शहादत के कई सालों बाद जब भारत सरकार को यह एहसास हुआ कि उनकी शहादत का सम्मान इसी बात में है कि उनसे जुड़ी हुई चीजों को सहेज कर रखा जाए, तब जाकर भारत सरकार ने उनके पुश्तैनी घर को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया, ताकि इसका रखरखाव किया जा सके। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, ये जगह उसी पुश्तैनी घर का कभी आंगन हुआ करती थी, और इस 35,000 स्क्वायर फुट में फैले घर में कई कमरे हुआ करते थे। क्योंकि राजगुरु व्यायाम के शौकीन थे, नियमित रूप से वर्जिश किया करते थे, एक व्यायामशाला भी थी। पुरातत्व विभाग को ये काम सौंप दिए जाने के बाद जब साल 2008 में सरकार ने पूरे काम का जायजा लेने की कोशिश की, तो एक बड़े घोटाले की बू आ गई। दरअसल जितना भी पैसा पुरातत्व विभाग को दिया गया था,
वो तो अकाउंट से निकाला जा चुका था, लेकिन घर जस का तस था। शहीद राजगुरु के पैतृक गांव का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता ने उनके परिवार वालों से बातचीत की और जाना किस हाल में है शहीद राजगुरु का परिवार। मैं जन्मस्थल गया था वहाँ पे सत्यशील जी, काफी अच्छे से तरतीब तरीके से चीजें वहाँ पे रखी गई हैं, उनके स्मृति चिन्ह रखे गए हैं, उनसे जुड़ी हुई हर यादें वहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन जो उनका पुश्तैनी घर है वो काफी उपेक्षित अवस्था में पड़ा हुआ है, बन नहीं पाया है, एकदम खंडहर जैसा हो गया। अपने परिवार की तरफ से कभी क्या कोशिश नहीं की जाती कि उस घर को संवारा जाए, कैसे बसाया जाए, क्योंकि ये यादें हैं शहीद राजगुरु की। नहीं, हम लोगों ने पिछले 10 साल से उसी के पीछे है। अभी वो जो पूरा राजगुरु खानदान का जो जगह है वो हमने गवर्नमेंट को दे दिया है स्मारक बनाने के लिए, लेकिन आज पिछले 5 सालों से स्मारक कुछ बन नहीं रहा है और हमें इसका बहुत खेद है, बहुत दुख है। उसके लिए हम लोग यहाँ के उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब लोगों को मिल चुके हैं और कुछ काम आगे चला जाए ऐसा ये किया है, लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं अटका हुआ है, कहीं वहाँ का कार्यालय अटका हुआ है, इसी कारण से वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी हम पूरे राजगुरु परिवार ने, पूरे जितने फैमिली के मेंबर है, उन्होंने ये निश्चय किया है कि अभी ये साल में वो काम पूरा करके ही लेंगे हम लोग। आप सभी लोगों का न्यूज नेशन से बात करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो ये थे वो परिवार के सभी लोग जो शहीद राजगुरु के अग्रज हैं और वो इस बात को लेकर काफी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि उनका परिवार एक ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है जिसने एक स्वतंत्र भारत को आज की भारत की आवाम के हाथों में दिया था। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, पुणे। और अब बात करते हैं उधम सिंह की, जिन्हें कौन नहीं जानता। इस महान क्रांतिकारी ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल ओडायर को लंदन जाकर गोली मारी थी और इसके लिए उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन देश के नाम पर अपनी जान लुटा देने वाले उधम सिंह के वंशज कहां हैं, इसकी शायद आज किसी को खबर नहीं है। उनका परिवार आज गुमनामी के अंधेरे में जीने को मजबूर है। सिर पर ईंट उठाए जीत सिंह भारत मां के उस महान सपूत के पोते हैं जिनकी शहादत को देश सलाम करता है। जंग ए आजादी के लिए कुर्बान होने वाले क्रांतिकारी उधम सिंह की वीरता को याद कर भारतवासियों का सीना गर्व से तन जाता है। वहीं उनके वारिस को अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। मैं ਤਾਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ 1 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਜੀ ਬਸ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਚੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਾਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। गरीबी का दंश झेल रहे इस परिवार ने कई बार सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार से इन्हें महज कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट कोई साडे वीर कनी ध्यान नहीं दे रही हैगी। हाँ जी, माड़ा मोटा तो कुछ ध्यान देना चाहिए, घरे आना चाहिए, सानू पूछना चाहिए आके भी तुहानू की तकलीफ आके माड़ा मोटा सोचना चाहिए कितने मजदूरियां करते हैं, क्या तुहाडा क्या हाल आ शहीदां का। शहीदां बारे तो कुछ भी नहीं सोचते। जीत सिंह कई बार मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन नौकरशाही से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। सालों तक सरकारी नौकरी की गुहार लगाते रहे जीत सिंह अब बूढ़े हो चले हैं। सरकारी नौकरी की उम्र अब नहीं रही, लेकिन सरकार से आस अब भी है। उन्हें उम्मीद है कि उनके दोनों बच्चों यानी उधम सिंह के परपोतों को सरकार नौकरी जरूर देगी। घर की माली हालत सुधारने के लिए ये दोनों भी मजदूरी कर रहे हैं। बलबीर सिंह सफेदी करने का काम करते हैं। उन्हें उधम सिंह के परपोते होने पर गर्व है, लेकिन सरकार के रवैये से ये दुखी भी हैं। मैं गर्व तो होता है कि मैं इतने परिवार से उधम सिंह फैमिली से हैं, लेकिन अब तक देश आज़ाद हुए को 60 साल हो गए, पर हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हम अभी भी गुलाम हैं। आप देख रहे हैं सभी। इन सरकारों को शर्म बिल्कुल नहीं है कि उनका परिवार यहाँ ठोकरें खा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल है उधम सिंह के दूसरे परपोते का भी। जग्गे सिंह कपड़े की इस छोटी सी दुकान में काम करते हैं। कि शहीद उधम सिंह और भगत सिंह जी ने देश के आज़ादी दिलाने के उनका अहम योगदान है। जलियांवाला बाग कांड को
एक मामूली कांड का नाम दे दिया गया, जबकि वो बहुत बड़ा कांड था। इन्होंने किसी जात पात या किसी के लिए अपना जीवन नहीं बलिदान दिया, हालांकि हर देशवासी को उसको आज़ादी दिलाने के लिए ये काम किया है। लेकिन अफसोस इस बात के ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है भारत सरकार और पंजाब सरकार के लिए कि जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके परिवार आज खुद गुलामी करने के लिए मजबूर है। अमर शहीदों का प्रतीक इंडिया गेट भले ही उनकी कुर्बानियों की याद दिलाता हो, लेकिन शहीद उधम सिंह के परिवार वालों के थके कदम और उनके हालात सिस्टम पर संजीदा सवाल खड़े करते हैं। तो साफ है कि शहादत को सभी सरकारें भुलाती रही हैं। चलिए रुख कर लेते उत्तर प्रदेश का, जहां का शाहजहांपुर कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली रहा है। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को भला कौन भूल सकता है। वो इसी मिट्टी के लाल थे, लेकिन आज उनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जैसे अमर गीत को लिखकर देशभक्ति की अलख जगाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका आक्रोश काकोरी कांड के रूप में निकला, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार वाले तो गरीबी में गुजर गए, लेकिन शाहजहांपुर में उनका पुश्तैनी घर अब भी कायम है, जिस पर अब कश्यप परिवार का हक है। बिस्मिल के पुश्तैनी घर का जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। यही वो मकान है जहां राम प्रसाद बिस्मिल रहा करते थे। आप देख सकते हैं मकान बिल्कुल जो पुराना स्ट्रक्चर है मकान का आज भी वैसा ही है, जैसा पहले मकान था वैसा ही आज भी है। हमारे साथ नारायण कश्यप जी के पोते हैं सुनील कश्यप जी, इनसे बात करते हैं। सुनील जी, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का मकान है। आपने बताया कि आपके बाबा ने इसको खरीदा था, उनकी बहन ने बेचा था इस मकान को। क्या हालत थी उनके परिवार की जो उन्हें यह मकान बेचना पड़ा? बिस्मिल जी की फांसी लगने के बाद 1927 में, और उनके सिस्टर की शादी हो चुकी थी। माँ बाप के वो अकेले दोनों भाई बहन थे। उनके ना रहने के बाद में सिस्टर की शादी हो चुकी थी, तो इस घर को देखने वाला भी कोई नहीं था। तो आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं थी, तो उसका उनको मकान ही बेचना पड़ा। ये भी महान क्रांतिकारी रहे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन जो उपेक्षा हुई सरकार की तरफ से, जो महान क्रांतिकारी के परिवार को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्या कभी उनकी बहन ने कहा कि उन्होंने कभी सरकार से कोई लिखा है, किसी मदद की मांग की और कभी मिली नहीं? सरकार से तो शुरू में मदद नहीं मिल पाई, लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद सरकार ने उन्होंने पेंशन के रूप में कहा, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया था कि अब हमें पेंशन नहीं चाहिए। जब स्थिति खराब थी तो कुछ नहीं मिला, अब क्या चाहिए? बोले देश को हमारे भाई ने सब कुछ दे दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं मकान अभी भी पुराना जो इसका डिजाइन था वो वैसा ही है। आप लोगों ने इसमें कुछ नया कंस्ट्रक्शन नहीं कराया? नहीं, करा तो सकते थे, लेकिन हमने उनकी धरोहरों को संभाल के रखा है कि अगर तोड़ देंगे तो उनकी वो नाम निशानी सब मिट जाएगी। तो हमने सोचा वो धरोहर उनकी पुरानी है। हम लोगों को सौभाग्य, हम भी इस घर में पैदा हुए हैं, हमारा पूरा परिवार इसी घर में पैदा हुआ है, तो हम लोगों को जन्मभूमि है, तो लगाव है इससे कि हम लोग अपने मकान को ऐसे ही रखें। क्या चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार को, नेताओं को, कि क्या करे वो कि ये जो धरोहर है ये आगे भी बची रहे? बस सरकार तो कुछ करती नहीं है, बस खाली ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए दे देगी, लेकिन मेंटेनेंस हमारी निजी संपत्ति है, इसलिए मेंटेनेंस के लिए कुछ लेंगे नहीं, तो उसका अपना अधिकार पूरा जताएगी कि हमारा यह कुछ है। बाकी सरकार अगर अच्छे कदम उठाती है तो हम सहयोग करेंगे उस पर। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सुनील जी का? उनका यही कहना है कि अगर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है इस घर को संरक्षित स्मारक घोषित कराने के लिए, तो वो पूरी मदद करेंगे, और वो भी यही चाहते हैं कि ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो मकान है, ये इसकी भी ऐतिहासिकता जो है वो बरकरार रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, शाहजहांपुर। तो शहीदों को और शहीदों के परिवार वालों को ऐसा लगता है सभी भुला रहे हैं, लेकिन हमारी ये गुजारिश, हमारी ये अपील कि भूल न जाना उनको। हमारी ये खास पेशकश जारी है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की खास खबरों। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भूल न जाना उनको, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि बेबसी और बदहाली में किस तरह से जी रहा है शहीदों का परिवार। ऐसे कई परिवार हैं और इन्हीं में से एक है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले महान सेनानी तात्या टोपे। तात्या टोपे के परपोते विनायक राय टोपे से बात की हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने और जाना उनके दिल का हाल।
हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां कभी तात्या टोपे रहा करते थे। 1857 के गदर में तात्या टोपे की अग्रणी भूमिका थी। हमारे साथ तात्या टोपे के परपौत्र विनायक राव टोपे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि तात्या टोपे के परिवार से होने का उन्हें क्या कुछ फायदा मिला। सर विनायक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप तात्या टोपे के परिवार से हैं, उनके वंशज हैं, आपको कितना गर्व है इस पे? हमें साहब बहुत गर्व है कि आज ऐसे गांव सेनानी महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के परिवार से हम लोग आज जन्मे हैं। आज उनका वो है, हमारी जन्म लेना हमारा बिल्कुल सार्थक हो गया और हम लोग बहुत वो है। इसका कोई फायदा मिला आपको, उनके परिवार से होने का, उनका परपौत्र होने का कोई फायदा मिला आपको? नहीं, फायदा वगैरह वैसे तो कुछ अभी लोगों ने मिला नहीं। सरकार को हमारे पिताजी भी काफ़ी लिखते रहे, पढ़ते रहे और उन्होंने काफ़ी किया, बहुत भरी उनकी पूरी फाइल बन गई। लेकिन उनको आखिरी दम तक केवल 200 रुपये माहवार पेंशन दे करके ही सरकार ने उनको उनकी तिथि हो गई थी। तो इस पर आज तक व्यापार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1814 में कहते हैं तात्या टोपे जब 4 साल के थे तब वो यहाँ आए थे, तो यही प्राचीन जगह थी, यही क्या आप दिखाएंगे हमें अंदर क्या है? जी चलिए, आई। हम यहाँ पे कुछ पुराने तलवार देख रहे हैं, कुछ शस्त्र देख रहे हैं, ये किनके हैं, क्या महत्व? इसी तात्या टोपे के समय के हैं। वो अपना खेला करते थे या अपना इसी से कुछ सीखा करते थे, तो उसी के सब समय के हैं। और जब अगले 57 में हम लोग भगदड़ मच गई थी, हम लोग यहाँ से चले गए थे, तो ये सब मलबा जमीन में हमारी मिट्टी में दब गया था और सब मकानों में कहीं दीवारों में छुपा हुआ था। जब लौट के आए तब काफ़ी सा सामान था, काफ़ी संग्रहालय में हमारा रखा हुआ है। कुछ थोड़ा सा सामान हमको ये वापस मिला जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा संग्रहालय है जो विनायक राव जी ने अपनी मेहनत से, अपने तरीके से इसे बनाया है। जो चीज़ें उन्हें मिल पाई उन्हें इस संग्रहालय में सहेज कर रखा है। क्या सरकार की ओर से कभी ये नहीं कहा गया कि हम एक संग्रहालय बनवाएंगे? नहीं, सरकार के समय जब दिल्ली में हम लोग बुलवाया गया था तो उनके प्रेमचंद गुप्ता कॉर्पोरेट मंत्री, उन्होंने कहा हम आपका संग्रहालय वहाँ बनवाएंगे और आपका सब इसका व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो बस बात खाली वहीं तक हो पाई, फिर बाद में कोई उसका संपर्क होने पर अभी कोई बात हो नहीं पाई। वो उन्होंने बनाया नहीं, हमने केवल अपनी मेहनत से जितना हमसे बन पाया उतना मैंने बनाया। ये वो जगह है, यहाँ पर बताते हैं कि तात्या टोपे पहले रहा करते थे। हालांकि काफ़ी पुराना है ये, इसका कुछ निर्माण जो है वो विनायक राव जी ने भी कराया है। तो विनायक जी यहीं रहते थे इसी? ये कमरा है, इसी का ये दरवाजा बंद है अभी फिलहाल, अंदर सब कच्चा है, गिरने का खतरा रहता है, जानसे लोगों अंदर हम नहीं ज़्यादा ले जाते हैं। आप उनके परपौत्र हैं जी, आपके पिताजी भी थे। कभी आपकी नौकरी की बात नहीं हुई सरकारी अधिकारियों से, मंत्रियों से कि आपको नौकरी मिले? आप बता रहे थे पेंशन मिलती है, महज 200 रुपये मिलती है। जी, पिताजी के समय में काफी यहाँ पर चंद्रशेखर मंत्री, प्रधानमंत्री बने थे, वो भी आए थे और भी बड़े बड़े लोग, नेता, मुख्यमंत्री लोग, राजेश गुप्त थे, वो आए थे। तो और उन्होंने कहा था, हमें पिताजी को आश्वासन दिया था कि हम आपके बच्चे को कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे। कोई सरकार सुनती नहीं। हमको बहुत दुख होता रहता कि आज इतने बड़े देश का आज वो जिसको देश ने आजाद कराया, तात्या टोपे इतना सेनापति था और उनका परिवार एक बारी भुखमरी के कगार पर बैठा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता। जब हम अंतर थे तो हमसे विनायक राव जी ने एक बात और कही कि तात्या टोपे जब लड़ाई के मैदान में उतरे तो एक अंग्रेज मेजर ने ये कहा कि अगर तात्या टोपे जैसे 6-7 लोग और होते तो अंग्रेजों का नामो निशान मिट जाता। लेकिन शायद शुक्र है कि तात्या टोपे एक ही थे, 6-7 नहीं हुए। क्योंकि जब सरकार एक ही तात्या टोपे के परिवार को कोई मदद नहीं दे पा रही है, तो अगर 6-7 तात्या टोपे होते तो उनके लिए कितनी मुश्किल होती, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, बिठूर। तो ये शहीद जिन्होंने शहादत दी, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। सरकार ऐसा लगता है कि उदासीन है। पेंशन के रूप में 200 रुपए मिल रहे हैं आज के जमाने में। आप सोचिए 200 रुपए का क्या हो सकता है ये शहीद के परिवार वालों को। और कई जगह तो परिवार के सदस्य हैं कौन, कहां पे हैं, ये भी पता नहीं। अब अगर देश के बारे में सोचना है, राष्ट्र के बारे में सोचना है, तो कैसे सोचेगा, कैसे प्रेरणा लेंगे, ये सोचने वाली बात है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।